पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और नहले पे दहला में हम बाबा से जानेंगे कि बिहार में 2025 से पहले कौन सा खेल होने की तैयारी हो रही है। बाबा, कौन सा खेल तैयारी होने की हो रही है और किस तरह का खेल करने की तैयारी में कौन कौन शामिल है? देखिए वेद, 2024 के चुनाव में हमने देखा कि बहुत सारी रणनीतियां बनी। उन रणनीतियों पर अलग अलग राजनीतिक दल, अलग अलग गठबंधन, सभी ने अपना अपना प्रयास किया और बहुत हद तक अपनी अपनी रणनीतियों में सभी सफल हुए। जहां बिहार में आपने देखा कि 40 सीटों का ये जो खेल था, जो गेम था, उस गेम में 30 सीट जीत करके एनडीए जहां मजबूती के साथ एक बार फिर से सामने नजर आई। क्योंकि 2014-2019 को अगर ध्यान से देखें तो हालांकि उस बनिस्पत में कम सीटें आई, लेकिन फिर भी एक बात तो तय नजर आई कि इस गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावे महागठबंधन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। जो एक सीट पर थी वो 9 सीटें जीत करके आई और निर्दलीय ने तो और अच्छा प्रदर्शन किया कि लगभग 4 निर्दलीय, जो बहुत ज्यादा फ्रेम में थे। ऐसे तो हर सीट पर अपना 40 सीट पर देखा होगा कि 5-6 निर्दलीय खड़े थे, लेकिन जो फ्रेम में निर्दलीय थे उनमें से 5-6 लोगों में से पप्पू यादव की जीत और कई निर्दलीय का दूसरे नंबर पे होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि रणनीतियां जबरदस्त बनी थी। कहीं फेल कहीं पास वाली बात सामने आई थी। जी। अब बाबा, कांग्रेस का इस रोल में क्या भागीदारी होगी? देखिए, 2025 के चुनाव में अगर कांग्रेस की भागीदारी की आप बात करते हैं तो कई बयानों पे आपको नजर डालना होगा। कल ही आप लोगों ने एक खबर किया था जिसमें अखिलेश सिंह कह रहे थे कि सामंजस्य का कमी था। पप्पू यादव जो कि कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं, आपको याद होगा कि 2024 से पहले उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी कर लिया था। लेकिन उनका दुर्भाग्य कह लीजिए या फिर कांग्रेस का दुर्भाग्य कह लीजिए कि कांग्रेस 3 के जगह पर 4 सीट आज होती, लेकिन पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। हालांकि अभी भी वो समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस का रोल 2025 के चुनाव में ये होने वाला है कि 2020 की तरह वो अधिक से अधिक सीटों का डिमांड करेगी। पिछली बार 70 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, उससे कम पे नहीं लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस को यह एहसास हो गया है कि 2019 से लेकर के 2024 के बीच की जो यात्रा हुई है उसमें कांग्रेस भले ही बिहार में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हो पाई हो, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में काफी मजबूत नजर आ रही है। और उसमें जो प्लानिंग हुए थे उस सारे प्लानिंग को दूर करते हुए इस बार पप्पू यादव की भी भागीदारी और सहभागिता होगी, उनसे भी कॉन्सेंट लिया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस का रोल जो है इस 2025 के चुनाव में बहुत ही बेहतर होने वाला है। और इस बार कांग्रेस रिजल्ट भी दिखा दे, अच्छा रिजल्ट लाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है उसमें आगे देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस ने ये कह दिया है कि वो अब फ्रेम में रहेगी और डिसीजन मेकिंग करेगी। किसी के फैसले पर चुपचाप मूक बधिर की तरह आगे नहीं बढ़ेगी। यानी उसका सीधा इशारा था कि वो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के पीछे नहीं बल्कि एक पार्टनर की तरह फैसले लेगी। और ये निश्चित रूप से खेल में असरकारक होगा और कांग्रेस इस रणनीति में हिस्सा बनेगी। ये तो बाबा कांग्रेस की बात होगी, लेकिन इस बार आरसीपी सिंह फिर से फ्रेम में आ गए हैं। क्या असर इस बार डाल पाएंगे वो? देखिए, आरसीपी सिंह की बात अगर करें तो आरसीपी सिंह के साथ साथ और कई ऐसे चेहरे हैं जो 2025 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आरसीपी सिंह ने तो साफ तरीके से कहा है कि जो वर्तमान बिहार है उसमें नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल हैं। ये भी आपने सुना होगा कि उन्होंने ये भी कहा है कि 15 साल जिन लोगों के विरुद्ध राजनीति की गई उसके साथ नीतीश कुमार कब आ जाए कोई कहना मुश्किल हो जाता है। यानी उन्होंने दोनों ही घटक दल जो हैं और दोनों बड़े नेता, दोनों के ऊपर उन्होंने हमला किया है, नीतीश कुमार पर भी और राष्ट्रीय जनता दल पर भी। लेकिन एक बात सामने नजर आ रही है कि जिस तरह से इनकी बात कर लीजिए या फिर कई छोटे छोटे दल हैं, अभी आपने देखा होगा कि अमित सिंह भी अपना वाईएसडी लेकर के युवाओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि 2025 में चुनाव लड़ेंगे। एजेपीआर देख लीजिए, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जो है उसके भी विद्यापति चंद्रवंशी हैं, वो भी अपनी तरह से मेहनत कर रहे हैं और नया संगठन बना करके 2025 के चुनाव में मजबूती के साथ
टक्कर देने की बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की बात आप कर लीजिए। प्रशांत किशोर तो पूरी मजबूती के साथ आए हैं और उन्होंने यहां तक मैंने उनके बारे में कहा जा रहा है कि रुपौली में जो परिणाम आया उसमें निर्दलीय की जीत में प्रशांत किशोर का भी भले ही सामने से नहीं हो लेकिन पीछे से हाथ है। इससे पहले भी प्रशांत किशोर कई बार अपना जो राजनीतिक उनकी जो समझ है या जिस तरह से वो राजनीतिक कोचिंग देते रहे विभिन्न दलों को, उस कोच के रूप में अब वो खुद ही खिलाड़ी बन गए हैं, तो कितना खेल में सफल होते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। आरसीपी हो या प्रशांत किशोर हो, इस तरह के जो राजनीतिक अखाड़े में पहलवान उतरे हैं, अब इन पहलवानों को कितना तैयारी है इन लोगों की, ये 2025 के चुनाव में देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से इस बार के 2025 के चुनाव में आसान नहीं होगा। जिस तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी एक गठबंधन बना करके इस खेल को जीतना चाहती है, या फिर तेजस्वी यादव इस खेल में एक नए समीकरण के साथ खेलना चाहते हैं, आसान नहीं होगा। बाबा, अभी आपने प्रशांत किशोर की बात की, तो अब तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि दोनों गठबंधन एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि ये उनकी बी टीम है तो ये उनकी बी टीम है। आखिरकार प्रशांत किशोर किसके बी टीम है बाबा? देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में ये बहुत आसानी से पता लगा लेना और कह देना कि वो किसकी भी टीम है, ये बड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि 2025 के चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि वो सभी 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे और बिहार में जो सरकार बनेगी उस सरकार में अहम भूमिका उनकी होगी। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि हम 70% सीटें जीत करके आएंगे। इसका मतलब है कि वो अपने दम पे सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां भी आपको बता दें कि इतना आसान नहीं है, बिहार की जनता इतना जल्दी किसी को एक्सेप्ट नहीं करती है। आपने देखा होगा कि जेपी आंदोलन एक लंबे समय तक चला, उसके बाद जाकर के कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बना। अब जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, उस प्रशांत किशोर ने जिस तरह के अब तक की रणनीति दिखाई है और जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमला कर रहे हैं, उसे साफ लग रहा है कि एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल का वो चिट्ठी निकाल करके ये कहना कि प्रशांत किशोर के पास कोई नहीं जाए, और दूसरी तरफ जिस तरह से वो मुस्लिमों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही आपने देखा कि पटना में उन्होंने 2 बैठकें की। उस बैठक में उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को कहा भी कि आप कब तक किसी का वोट बैंक बन के 5 साल तक वो एक बार वोट देकर के 5 साल तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, अपने बच्चों के साथ होता अन्याय देखते रहेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उन्होंने कही। इन सारी बातों का लब्बो-लुआब यही था कि वो जो वोट बैंक है राष्ट्रीय जनता दल का, एमओआई का समीकरण है, उसे ध्वस्त करना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो कोर वोटर नीतीश कुमार के हैं, उस वोटर पर भी उनका हमला है। अति पिछड़ा समाज को लेकर के वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, आप लोग सिर्फ झंडा ढोते हैं, आप लोगों को कहाँ प्रतिनिधित्व मिल रहा है, आपके बच्चे के साथ क्या हुआ, आपके साथ क्या हो रहा है, ये सारी बातें कह करके प्रशांत किशोर अति पिछड़ा समाज को भी अपने खेमे में लाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ वो महिला को भी ये कह करके महिला समाज को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आने वाले चुनाव में 2020 में 40 सीटें महिलाओं को देंगे, यानी कि नीतीश कुमार के वोट बैंक पर भी सेंधमारी है। तो इसे देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर किसी की भी बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी रणनीति बहुत मजबूत है और ऐसी स्थिति में दोनों ही निश्चित रूप से ये कहेंगे कि वो उनकी बी टीम है, वो उनकी बी टीम है, क्योंकि ये भी एक खेल का हिस्सा है और रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में प्रशांत किशोर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वर्तमान जो परिस्थितियां बनी है उसमें हालांकि अभी 14-15 महीने, लगभग 450 दिन बचा हुआ है चुनाव का। अगर चुनाव समय पर होता है तो निश्चित रूप से 1 साल सबको तैयारी करने का मौका मिलेगा और इस मौके का कौन कितना फायदा उठा सकता है, इस खेल में कौन कितना रणनीति बेहतर बना सकता है। कभी कभी आप जिम्बाब्वे को देखिएगा कि वो भी इंडिया को हरा देता है, सबसे मजबूत टीम को। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह हो, विद्यापति चंद्रवंशी हो या अन्य नेता हो, उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उनकी भी भूमिका, चूंकि लोकल इलेक्शन होता है और असेंबली इलेक्शन में एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि यहाँ क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं और लोग इन्फ्लुएंस भी अपने नेताओं से होते हैं। जी, अब बाबा देखने वाली बात यह है कि 2025 में इस बार तेजस्वी यादव का क्या कुछ फॉर्मूला, नया फॉर्मूला दिखेगा और क्या वो मैच जीत पाएंगे? देखिए, तेजस्वी यादव के फॉर्मूले की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव ने कोशिश तो किया था 2024 में वो फॉर्मूला देने का, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, आरक्षण समाप्त करने की बात की थी और भी बहुत सारी बातें कही, संविधान समाप्त करने की बात की थी। ये सारी बातें करके और A to Z कह करके उन्होंने कोशिश किया था लोगों को अपने साथ जोड़ने का।
सभी वर्ग सभी समाज को, लेकिन इसमें वो पूरी तरह से सफल नहीं हुए। एक कुशवाहा के जीत जाने से ये नहीं कहा जा सकता है कि पूरा कुशवाहा समाज उनके साथ आ गया है। 7-7, 8-8 कुशवाहा को इंडिया गठबंधन ने दिया था प्रतिनिधित्व, लेकिन जीत करके आए सिर्फ एक, और वो भी एक जीत करके आए, उसके पीछे की भी बहुत सारी कहानी है। तो ऐसी परिस्थिति में कोशिश तो तेजस्वी यादव की है कि वो A to Z बने, लेकिन A to Z बनने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, आप किसी को मनुवादी कह करके, ब्राह्मणवादी कह करके, किसी को भूमिहारवादी कह के, राजपूतवादी कह के, कायस्थवादी कह के आप उनका वोट और उनका साथ नहीं ले सकते हैं। पूरी तरह से लालू प्रसाद ने जिस तरह के एक राजनीतिक स्ट्रक्चर को बनाया था, उसमें सवर्ण विरोध की ही राजनीति थी और समाजवाद के नाम पर सवर्णों को दूर किए जाने, भूरा बाल साफ करने की बात कही जाती थी। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि भूरा बाल साफ करने की जो बात कही जाती है वो कहीं भी ऑफिशियली नहीं सुनने को मिला है, लेकिन लालू प्रसाद को लेकर के ये कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा सवर्णों को दूर रखा है। इसमें कई उदाहरण आपके सामने है, वो जरूरी नहीं कि दूं, लेकिन उदाहरण आपके सामने होगा कि आप देखिए किस तरह से सवर्ण, एक मनोज झा को छोड़ करके, जो कि सवर्ण हैं लेकिन सवर्णों जैसा उनका कुछ भी नहीं है, वो सीधी तौर पे आप देखिए कि उनके सामने ही ब्राह्मणवाद की बात की जाती है, ब्राह्मणों को जलील किया जाता है, लेकिन वो चुपचाप सुनते देखते रहते हैं। वो इस सब से ऊपर निकल करके एक लालू प्रसाद के अनुयायी के रूप में वो काम करते हैं, उनका कोई जाति और धर्म से मतलब नहीं है। अब ऐसी स्थिति में सांकेतिक यदि भागीदारी किसी समाज को देते हैं तो उस समाज के वोट की भी आप अपेक्षा नहीं करते हैं। कोशिश तो तेजस्वी यादव ने किया था, लेकिन लालू के बनाए गए जो राजनीतिक साम्राज्य हैं या राजनीतिक वोट बैंक है, उससे बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल है। 2019 में निकले थे, लेकिन टाएं फीस हो गए, शून्य पर बोल्ड हो गए। उसके बाद फिर से वो आपने देखा होगा कि अगड़ा पिछड़ा कराने की कोशिश की गई 2024 के चुनाव में। तो ऐसी स्थिति में जितना भी कह लें A to Z की पार्टी, माई बाप की पार्टी, लेकिन उसका असर बहुत ज्यादा होता हुआ दिखाई 2024 में नहीं दिखा, और न 2020 में इस धर्रे पर और इस तरह की राजनीतिक यात्रा में देखा जा सकता है। ऐसी बातें जो मेरे समझ में आती है कि 2020 में भी A to Z बनने में अभी तेजस्वी यादव ने उस तरह से कुछ दिखाया नहीं है। चलिए बाबा, एक आखिरी सवाल है मेरे पास। सम्राट कुशवाहा और चिराग का इस खेल में क्या रोल होगा? देखिए, एक तरफ जहां नीतीश कुमार को इन सभी ने अपना नेता मान लिया है, लेकिन अगर बात करें सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की, ये दोनों ही बड़ी भारी स्टेज पर हैं, क्योंकि कुशवाहा समाज के वोट को लेकर के कहा जा रहा है कि वो वोट छिटक रहा है नीतीश कुमार से, यानी एनडीए गठबंधन से। और इसका परिणाम भी देखने को मिला कि जिन क्षेत्रों में कुशवाहा समाज का बड़ा इन्फ्लुएंस है, खास करके अगर बात करें अंतिम चरण में जो 2024 के चुनाव हुए 8 सीटों पे, उसकी बात अगर करते हैं तो साफ साफ नजर आता है कि 6 सीटों पे हार का मतलब होता है कि वहां कुशवाहा समाज ने हराने के लिए वोट किया। वहीं उसी क्षेत्र से एक कुशवाहा का जीत करके आना यह भी दर्शाता है कि कुशवाहा समाज जो है वो एनडीए से धीरे धीरे शिफ्ट हुआ है। और इसके कई कारण हो सकते हैं। कारण ये भी हो सकता है कि एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी के रहते हुए किसी भी कुशवाहा समाज के नेता को प्रतिनिधित्व नहीं दिया या उम्मीदवारी नहीं दी। एक ये भी हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा की हार भी इसमें सबसे बड़ा कारण है। और उपेंद्र कुशवाहा को आज भी एक छत्र नेता माना जाता है। उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं इस चुनाव में यदि पूरी तरह से पूरे मन से अगर एनडीए के साथ हैं, जैसा कि लग भी रहा है कि अब उनको राज्यसभा भेजने की जो बातें सामने आ गई हैं, उसके चलते वो पूरे मन से रहेंगे एनडीए में, तो ऐसी स्थिति में 2020 में इसका लाभ लिया जा सकता है। बाकी चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान को नो डाउट उनके साथ उनका वोट बैंक है और उन्होंने नीतीश कुमार को सपोर्ट किया है, कहा है कि वही हमारे नेता हैं। लेकिन इसके साथ साथ और कई भी बातें सामने नजर आ रही है। आज ही हमने देखा कि कल एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और एनडीए के लिए बड़ा झटका दिया है। एक तरफ जहां केंद्र में एनडीए की सरकार है, वहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसमें ताती तत्वा को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था और इस सूची से बाहर किया जाना, आरक्षण का लाभ जो उनको अनुसूचित जाति का मिलता था उसे फिर से अति पिछड़ा समाज में शामिल करने की बात की गई है। यहाँ तक कहा गया है कि राज्य सरकार का यह शरारत भरा कदम है। राज्य सरकार के पास यह अधिकार ही नहीं है कि इस तरह का कुछ कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव से पहले ये बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि ये समाज जो लगभग 1 करोड़ के आसपास है, बिहार में
कई जो लोकसभा, माफ कीजिएगा, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा में नजर आया था इनका, कई क्षेत्रों में है जिन्होंने सपोर्ट भी किया था। तो ऐसी स्थिति में आप एक बात मान के चलिए, आप हाल फिलहाल में आप देखा है किसी समाज के एक नेता को विधान परिषद भी भेजा था भारतीय जनता पार्टी ने। ये सब कुछ देख सुन करके समझ करके ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को अगर ताती तत्वा समाज को उनका अधिकार जो उनको दिया गया था अगर नहीं मिलता है, और खास करके आप जानते हैं कि किसी को कुछ दे करके अगर छीन लीजिए तो गुस्सा और ज्यादा हो जाता है, तो इस गुस्से का भरपाई नहीं कर पाएगी एनडीए सरकार यानी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि ये भी एक बड़ा फैक्टर है। यानी घुमा फिरा करके अगर देखा जाए तो 2020 में आसान नहीं है एनडीए गठबंधन के लिए। तो वहीं जो लड़ाई और जो तैयारी इस खेल की चल रही है, उस खेल में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को फंसाने की तैयारी चल रही है महागठबंधन की तरफ से। तो वहीं एनडीए गठबंधन एकजुट होकर के और इस बार पूरी तरह से साफ करने की कोशिश में लगा हुआ है तेजस्वी यादव को, और उन्हें बहुत दूर ढकेलने की तैयारी है। देखिए क्या होता है इस खेल में। चलिए, तो आपने सुना अभी की नहले पे दहला में बाबा ने बताया कि कितने तरह के खेल इस बार खेले जा रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। अभी चुनाव में तो भले ही कुछ समय है, लेकिन खेल जो है अभी से ही जारी हो चुका है। तो और भी ऐसे तमाम खबरों के अपडेट इसी प्रकार बना रहेगा भारत लाइव के साथ, और अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।